Hello, good morning everyone. Today we are going to start GOC. ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. GOC मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. GOC के बिना तो ऑर्गेनिक आएगी ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं, GOC को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि GOC क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस है, और अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ऑर्गेनिक भी अच्छे से आने लगेगी. ठीक है, तो एक होता है डोनर. डोनर क्या होता है, ठीक, जैसा नाम से पता चल रहा होगा, डोनर. डोनर मीन्स जो डोनेट करे. डोनर मीन्स क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही होगा डोनर. तो ठीक है, आप लिख सकते हो. मैं एक्चुअली मार्कर आज कम पड़ेगा, इस टाइम मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लिख लो. ठीक है, डोनर वो होते हैं अ स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो होते हैं डोनर एटम. ठीक है, तो कौन कौन डोनर एटम होंगे, वे होंगे जिन पे निगेटिव चार्ज हो. एग्जाम्पल OH-. ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा. नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज हमेशा उन लोगों के पास होता है जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही तो डोनेट कर पाएगा ना. अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ही तो मैं डोनेट कर पाऊँगी ना. तो यही है कि डोनर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. तो डोनेट वो कर पाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं भी हो, अगर उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो भी अच्छे डोनर होंगे. ठीक है, तो डोनर एटम्स वो होंगे जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो और या तो एक्स्ट्रा लोन पेयर हो, वो क्या होंगे, डोनर एटम्स. ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टर्स. एक्सेप्टर एटम क्या है, तो एक्सेप्टर एटम्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकें. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्टर्स. एक्सेप्टर्स वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम. ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पर ऐसे करके ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, देन एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, 12th में पूछते हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो 12th में आई थिंक पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल. तो ये है s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, ये है d ऑर्बिटल. ठीक है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना. न्यूक्लियस पे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए अगर न्यूक्लियस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से. क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है. s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू p और इन कंपैरिजन टू d. ठीक है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज़्यादा होगा in comparison to p and in comparison to d. If we compare about p and d orbitals, तो attraction power of nucleus is more in p orbital than d orbital, because
पी क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, ज़्यादा पास में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब न्यूक्लियस का s ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींचेगा, और जब ये मजबूती से खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस s ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा लग रही है। इसलिए अगर आपको s और p दो दिए हों और दोनों में से पूछा जाए कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो आप बोलोगे p ऑर्बिटल डोनेट कर पाएगा। समझ में आया? तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो एक्सेप्ट कम करेगा। तो अगर कभी एक्सेप्टेबिलिटी की पूछ लिया जाए कि एक्सेप्ट कौन ज़्यादा करेगा, तो s। ठीक है, डोनेट p ज़्यादा कर पाएगा और एक्सेप्ट s ज़्यादा कर पाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, आई थिंक इतना हो गया होगा। देखिए एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इनमें पूछा जा रहा है आप डोनरेबिलिटी बताइए। ठीक है, कि कौन ज़्यादा डोनर होगा, इसको ऑर्डर में लगाना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी। तो क्या करेंगे, आपको पता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर सभी जगह होता है तो वो क्या होता है, sp3। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो वो क्या होता है, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो वो होता है sp। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जब भी कभी सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होता है। तो अगर हम लोग इस sp की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि sp जो है ये टोटल 100% है, इसका मतलब ये किससे मिलके बना है, 50% s से और 50% p से। ठीक है, तो यहाँ पर p कैरेक्टर कितना है, 50%। p कैरेक्टर को क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि s तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, और s जब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा। ठीक है, तो डोनेट अच्छे से कौन करेगा, p ऑर्बिटल करेगा ना। तो यहाँ पर हम p कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो p कितना है, 50% है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर s होगा 33 समथिंग, यहाँ पर 2p है ना, ये भी 33, ये भी 33, ऐसे ही कुछ होगा, एग्जैक्ट तो नहीं याद है मुझे, 33.33। ठीक है, तो यहाँ टोटल p कैरेक्टर कितना था, 50%, और यहाँ पर टोटल p कैरेक्टर कितना है, 66.6%। p कैरेक्टर में क्या करोगे आप, तो दोनों p के परसेंटेज जोड़ोगे ना। तो जब दोनों p के परसेंटेज को जोड़ा गया तो कितना परसेंट आ रहा है p कैरेक्टर, ये आ रहा है 66.6। अगर आप इसकी बात करो, ठीक है, तो ये भी इज इक्वल टू 100% मानेंगे, कैसे तोड़ेंगे, s कितना होगा, 25%। ठीक है, और 3 p है, 25, 25, 25, तो यहाँ पर कितना है p, 75%। इज इट क्लियर और नो? ये बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग टू यू। ओके, तो इधर देखिए, यहाँ पर p कैरेक्टर है 75%, यहाँ पर p कैरेक्टर है 66.6%, और यहाँ पर p कैरेक्टर कितना है, अभी बोला था 50%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा p किस में है, 75 में है ना, और जिसमें p ज़्यादा होगा उसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर थोड़ा कम लग रहा होगा। तो डोनरेबिलिटी की बात करें तो ये है
डोनरेबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ऑलवेज फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ ही होगा। ठीक, एक पढ़ते हैं हम लोग एफएमओ अप्रोच। एफएमओ होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एफएमओ को बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, हम लोग इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा होमो और दूसरा होगा लूमो। ठीक है, होमो को बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो को बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, जो फील्ड ना हो, उन्हें बोलते हैं ना अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, जो भरे हुए ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा भरे हुए ऑर्बिटल से किसकी तरफ जाएगा? जो खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर हम लोग आए एफएमओ पे। एफएमओ पे। एफएमओ को बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम टू पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वन इज होमो एंड अदर इज लूमो। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको देखते हैं। आप नोट करते जाइएगा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस किससे मिलके बनी है? H2 से मिलके बनी है। और दोनों H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होगी ना। तो जब दोनों H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होगी तो वो दोनों हमेशा इक्वल एनर्जी पे लाई करेंगे। तो ये वाले H और ये वाला H का ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये H, अगर इसकी बात की जाए तो H सिंगल बॉन्ड H है। एक इस H का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इस H का इलेक्ट्रॉन है। तो मैं दिखा दे रही हूँ कि एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ आ रहा है? अब क्या किया, इन दोनों ने जब आपस में ये लोग मिले तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे भर गया, दूसरा ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। ये वाले जो बनते हैं इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ते हैं तब जो बनता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। इन दोनों ने एक मिलके एक बॉन्ड बनाया जिससे हमें मिला एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या करेंगे? एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलेंगे और इस तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस वाले को बोलेंगे होमो। होमो मीन्स हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो भी एनर्जी लेवल है वो जो भरा हुआ हो वो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और लूमो वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को जाना हो, और लूमो हमेशा सबसे नीचे वाले को मानते हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। होमो क्या होंगे? जो ऊपर भरा जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बोलेंगे होमो। और लूमो किसको बोलेंगे? जो सबसे नीचे हो और वैकेंट हो। आप समझ रहे हो? जो सबसे नीचे खाली एनर्जी लेवल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उसे बोलेंगे लूमो। और होमो वो बोलेंगे जो सबसे ऊपर हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं होमो। तो आई थिंक होमो और लूमो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर एनर्जी लेवल्स की बात की जाए तो इस तरीके से एनर्जी लेवल होता है। सबसे पहले होता है सिग्मा। सबसे पहले क्या होता है? सिग्मा होता है। फिर होता है पाई। ठीक, यहीं पर अगर बनाना होता है तो बना देते हैं नॉन बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल। इसके बाद बनाते हैं पाई स्टार और इसके बाद बनाते हैं सिग्मा स्टार। ये एनर्जी लेवल्स बनते हैं। सिग्मा, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ये हमारे क्या हैं? एनर्जी लेवल। अगर हम इसमें इन कैनोनिकल ऑर्बिटल्स में से जो सिग्मा है, पाई है और नॉन बॉन्डिंग वाला है, ये एनर्जी लेवल्स सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं ये होते हैं डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो पी है, पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है, ये काम करते हैं एक्सेप्टर का। ठीक है, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग ये किसका काम करते हैं? ये डोनर का काम करते हैं। डोनर एनर्जी लेवल हैं ये, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और पी हो गया, पाई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, ये होते हैं एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी बात की जा रही है। अगर हम CO की बात करें, C11O की बात करें तो ये वाला बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये वाला बॉन्ड हो गया पाई और ये ऐसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्ड, ये तो बचपन में पढ़ा है ना, सबसे पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा? सिग्मा। दूसरा क्या हुआ? पाई। और इस पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें किस में है? सिग्मा में भी है, पाई में भी है और नॉन बॉन्डिंग वाले भी हैं। इसके पास तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा भी में भी है, पाई में भी है, नॉन बॉन्डिंग में भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से डोनेट होगा? क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से डोनेट होगा? तो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट होता है होमो से। और होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सबसे ऊपर भरा हुआ इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ही डोनेट करेगा। तो ये देखिए सबसे ऊपर क्या है? यही है ना, ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कौन देगा? नॉन बॉन्डिंग देगा। उसके बाद देगा पाई और उसके बाद सिग्मा। ये क्या है? डोनरेबिलिटी का ऑर्डर है। डोनरेबिलिटी के ऑर्डर में क्या है? सबसे ऊपर कौन है? नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अगर नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन देगा पाई। अगर पाई में भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो फिर मजबूरी है, सिग्मा ही देगा। लेकिन सबसे पहले वैसे हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिलाएंगे? जो सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड होगा उससे दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये C डबल बॉन्ड C, एक H, दूसरा H, ये क्या है? एथिलीन मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। एथिलीन मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करी जा रही है। इसमें क्या है? ये वाला सिग्मा है और ये वाला पाई है। कार्बन के पास क्या अभी आप लोगों को कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, इसके चारों इलेक्ट्रॉन खत्म। अब इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर का मतलब क्या है? कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? सिग्मा में होंगे और पाई में होंगे। तो अब की बार नॉन बॉन्डिंग हमारा खाली है, ठीक है। जब नॉन बॉन्डिंग हमारा खाली है तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? पाई से जाएंगे। तो अब की बार होमो क्या है? पाई। समझ में? अब लूमो की बात की जाए, अगर खाली ऑर्बिटल है तब तो इसमें जा सकता है पी ऑर्बिटल में, अगर उसमें खाली पी और नहीं है तो पाई स्टार में जाएगा, अगर पाई स्टार भी नहीं है तो सिग्मा स्टार है। देखिए, अगर कभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें पाई बॉन्ड होगा, इसका मतलब होमो होगा, सॉरी पाई तो होगा ही होगा डोनर में, और एक्सेप्टर में पाई स्टार भी होगा, इतना याद रखिएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें पाई भी होगा और पाई स्टार भी होगा, ठीक है। अगर खाली ऑर्बिटल है तब पी वो मान लेंगे कि ये पी ऑर्बिटल खाली है, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं। अगर इसमें बोल दिया जाए कि आप डोनर एबिलिटी का ऑर्डर बता दो तो कैसे लगाएंगे? सबसे ज़्यादा किसका होगा? नॉन बॉन्डिंग का होगा, फिर किसका होगा? पाई का होगा, फिर किसका होगा? सिग्मा का होगा। ये किसका ऑर्डर है? डोनर एबिलिटी का, ठीक है। और वो भी लिख लीजिएगा, फॉर डोनेशन एनर्जी ऑफ होमो, एनर्जी लेवल बोल सकते हो, एनर्जी लेवल ऑफ होमो शुड बी हायर। डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? होमो का एनर्जी लेवल ऊपर होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं, फॉर एक्सेप्टर एनर्जी ऑफ LUMO should be low। एक्सेप्टर के लिए एनर्जी LUMO की कम होनी चाहिए, डोनेट करने के लिए एनर्जी होमो की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेप्टर में सबसे पहले ज़्यादा होगा, सबसे नीचे वाला है पी, याद हो देखना, फिर क्या था? पाई स्टार, और फिर क्या था? सिग्मा स्टार। ये एक्सेप्टर है। अगर आपके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है और एक पाई स्टार है और इलेक्ट्रॉन देना है तो आप सबसे पहले पी वाले में देंगे, फिर पाई स्टार में देंगे, फिर सिग्मा स्टार में देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। एक लाइन और लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन will always flow from donor to acceptor, that is from homo to LUMO, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उससे एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है उसके पास जाएगा, दैट इज फ्रॉम होमो टू लूमो। सो द एनर्जी गैप बिटवीन होमो, दिख रहा है आप लोगों को, एंड लूमो should be low, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, दैट इज फ्रॉम होमो टू लूमो,
ठीक है। सो द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो शुड बी लो। जितना होमो और लूमो के बीच में गैप कम होगा उतना ही अच्छा डोनेशन होगा और उतना ही अच्छा एक्सेप्टेंस होगा। इतना क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। होमो लूमो का गैप ऐसे जैसे ये है तो ये वाला गैप ये हमेशा कम होना चाहिए। ठीक। एग्जाम्पल देखिए एक, अगर ये है और ये है, ठीक, ये रिएक्शन इस टाइप की आप लोगों ने देखी होगी। नाइट्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो 5 में से 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए, बचे कितने? 2 मीन्स एक लोन पेयर, तो इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए ना, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तब तो ये अच्छे से डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब इधर बात आई, CI बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। उसका रीजन है कि अगर कार्बन इतना है तो आयोडीन इतना, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी है, ठीक है, तो मेरी फ्रेंडशिप मेरे बराबर वालों से अच्छे से होगी। मेरे से छोटे वालों से, किसी छोटे बच्चे से बोल दीजिए कि आपको मुझसे दोस्ती करनी है, तो नहीं हो पाएगी दोस्ती ना, क्योंकि हम लोगों का थॉट प्रोसेस मैच नहीं होगा। सेम वैसे ही कार्बन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, तो दोनों में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अच्छे सा कोई ओवरलैप नहीं होगा और अच्छे से कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। इसलिए ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड हमेशा बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी रीजन से कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, अगर हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं जो सबसे वीक बॉन्ड हो। तो सबसे वीक बॉन्ड यहाँ पर कौन है? कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें कि कार्बन आयोडीन ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका सिग्मा स्टार इधर होगा, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? आयोडीन के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन भेज देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा? NH3 और ये आ जाएगा CH3 NH3 प्लस एक बॉन्ड ज़्यादा हो रहा है ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना समझ आया? देखिए अगर बात करते हैं, ये है कार्बन का एटॉमिक